सास ने गुस्से में तमतमाते हुए बहू की सारी किताबें आंगन में फेंक दी और चिल्लाकर कहा कि यह घर है, कोई धर्मशाला नहीं। यह बहुएं राज नहीं करती, सिर्फ काम करती है। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि उन बिखरी हुई किताबों के पन्नों से एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली है जो न सिर्फ उस घर का नक्शा बदल देगी बल्कि देखने वालों की रूह को झकझोर कर रख देगी। नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक आईना है हमारे समाज की उस दोहरी मानसिकता का, जहाँ बहू को बेटी कहने का ढोंग तो किया जाता है, लेकिन जब वो बेटी उड़ना चाहती है तो सबसे पहले उसके पंख उसी घर में काटे जाते हैं। यह कहानी है संघर्ष की, अपमान की और एक ऐसे पिता समान ससुर की जिसने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो कीचड़ में भी कमल खिल सकता है। कहते हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और न ही कोई सीमा होती है, लेकिन मीनाक्षी के लिए उसके सपने उसके गले का फंदा बन गए थे। मीनाक्षी, जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसी लड़की की तस्वीर उभरती है जिसकी आंखों में बुद्धिमानी की चमक थी, लेकिन होठों पर खामोशी का ताला। बचपन से ही मीनाक्षी का दिमाग बिजली की तरह तेज था। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में वक्त बिताते, मीनाक्षी पुरानी रद्दी की दुकानों से किताबें ढूंढ कर लाती और रात रात भर दिए की रोशनी में पढ़ती। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे, घर में खाने के लाले थे, लेकिन मीनाक्षी जानती थी कि अगर इस गरीबी में दलदल से कोई बाहर निकल सकता है तो वो है शिक्षा। उसने जैसे तैसे आधे पेट खाकर पुरानी मांग कर लाई गई किताबों से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसका सपना था कि वो एक दिन अफसर बने। वो चाहती थी कि उसके बूढ़े माँ बाप जिन्होंने पूरी जिंदगी धक्के खाए हैं वो एक दिन शान से सिर उठाकर चले। लेकिन दोस्तों, गरीब की किस्मत में सपने देखना लिखा होता है, पर उन्हें पूरा करना अक्सर समाज को मंजूर नहीं होता। अभी मीनाक्षी की पढ़ाई पूरी हुई ही थी कि घर के हालात और बिगड़ गए। पिता बीमार रहने लगे और रिश्तेदारों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। लड़की सयानी हो गई है, हाथ पीले कर दो, ज्यादा पढ़ाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। और वही हुआ जिसका मीनाक्षी को डर था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया गया। लड़का सीधा साधा था, प्राइवेट नौकरी करता था। देखने में सब कुछ सामान्य लगा। मीनाक्षी ने अपने सीने पर पत्थर रखकर अपनी किताबों को एक पुराने संदूक में बंद कर दिया। उसने मान लिया कि शायद भगवान की यही मर्जी है। विदाई के वक्त जब वो अपनी किताबों को आखिरी बार देख रही थी तो उसकी आत्मा जैसे चीख रही थी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। ससुराल में कदम रखते ही मीनाक्षी को एहसास हो गया कि यहाँ का मौसम बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही घुटन भरा है। उसकी सास कमला देवी पुराने ख्यालातों की एक बहुत ही सख्त महिला थी। उनके लिए बहू का मतलब सिर्फ एक बिना वेतन की नौकरानी था। और रही सही कसर मीनाक्षी की ननंद सरिता ने पूरी कर दी थी, जो अपनी माँ की परछाई थी। मीनाक्षी के दिन की शुरुआत सूरज निकलने से पहले होती और रात को सबकी आंखें बंद होने के बाद खत्म होती। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और दिन भर सास के ताने, यही उसकी नई दुनिया थी। मीनाक्षी का पति, जिसका नाम सुमित था, वो बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वो एक बहुत ही कमजोर और डरपोक किस्म का बेटा था। वो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द सुनने की हिम्मत नहीं रखता था। वो देखता था कि मीनाक्षी थक कर चूर हो चुकी है। वो जानता था कि उसकी पत्नी बहुत होशियार है, लेकिन माँ के डर से वो हमेशा चुप रहता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। उस घर में एक शख्स ऐसा था जिसकी नजरें मीनाक्षी के चेहरे पर छिपी उदासी को पढ़ रही थी। वो थे उसके ससुर नरेश जी। नरेश जी का खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें इंसानों की परख थी। वो देखते थे कि कैसे मीनाक्षी घर का सारा काम बिजली की रफ्तार से निपटाती है, कैसे वो हिसाब किताब में माहिर है और कैसे कभी कभी काम करते हुए उसकी नजरें घर में पड़े पुराने अखबार के टुकड़ों पर टिक जाती है। एक दिन दोपहर का समय था। मीनाक्षी रसोई में काम कर रही थी। नरेश जी पानी पीने आए। उन्होंने देखा कि मीनाक्षी रद्दी में फेंके गए एक अखबार के पन्ने को बड़े गौर से पढ़ रही है। उसकी आंखों में एक प्यास थी, एक तड़प थी। नरेश जी ने बहुत स्नेह से एक पिता की तरह पूछा, बहू क्या पढ़ रही हो? मीनाक्षी हड़बड़ा गई। उसने अखबार छिपा लिया। कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। नरेश जी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, झूठ मत बोलो बेटा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर एक आग है। सच बताओ, क्या तुम और पढ़ना चाहती थी? बस इतना पूछना था कि मीनाक्षी का सब कृपाण टूट गया। वो वही जमीन पर बैठकर फफक फफक कर रो पड़ी। उसने अपने जीवन का सारा संघर्ष, अपनी गरीबी, अपनी फीस न भर पाने की लाचारी और अपने अफसर बनने का अधूरा सपना, सब कुछ अपने ससुर के सामने रख दिया। वो रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी। नरेश जी सुन रहे थे और उनका गला भर आया। उन्होंने उस दिन अपनी बहू को नहीं बल्कि एक हारी हुई प्रतिभा को देखा। उस दिन नरेश जी ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उस घर की नींव हिला दी। शाम को जब सब लोग चाय पी रहे थे, नरेश जी ने अपने गंभीर आवाज में ऐलान किया, मीनाक्षी कल से दोबारा पढ़ाई शुरू करेगी। वो सिविल सर्विस यानी अफसर बनने की परीक्षा की तैयारी करेगी। यह सुनते ही जैसे घर में भूचाल आ गया। कमला देवी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या सठिया गए हो आप? बूढ़ी बहू पढ़ेगी? अरे, जिस घर की बहुएं किताबें लेकर
लेकर बाहर निकलती हैं, उस घर की इज्जत दो कौड़ी की हो जाती है। यह घर है, कोई कॉलेज नहीं। ननंद सरिता ने भी आग में घी डाला। हाँ बाबूजी, और घर का काम कौन करेगा? भाभी तो वैसे भी कामचोर है। अब पढ़ाई का बहाना मिल जाएगा तो महारानी बनकर बैठेंगी, और लोग क्या कहेंगे कि बहू अफसर बनेगी और सास बर्तन मांजेगी। सुमित मीनाक्षी का पति हमेशा की तरह सर झुकाए खड़ा था। उसकी चुप्पी मीनाक्षी को किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है। जब एक औरत आगे बढ़ना चाहती है तो अक्सर उसके पैर खींचने वाली एक औरत ही होती है, और जब एक पुरुष पति उसका साथ दे सकता है तो समाज के डर से नामर्द बन जाता है। लेकिन नरेश जी अपनी बात पर अडिग थे। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, बहुत हो गया। अगर मेरी बहू में काबिलियत है तो मैं उसे चूल्हे चौके में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। और सुन लो कमला, अगर ये अफसर बनेगी तो मेरा नाम मेरा और तुम्हारा ही ऊंचा होगा। कल से यह कोचिंग जाएगी, यह मेरा आखिरी फैसला है। ससुर का यह रूप देखकर सब सन्ने रह गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी उस महाभारत की जो अब घर में होने वाली थी। खैर, नरेश जी ने फैसला तो सुना दिया, लेकिन घर के अंदर मीनाक्षी के लिए हालत बदतर हो गए। कमला देवी और ननद ने मिलकर मीनाक्षी का जीना हराम कर दिया। उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने कहा कि ठीक है, पढ़ाई करो, लेकिन घर के काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब मीनाक्षी के ऊपर दोहरी मार थी। उसे सुबह 4 बजे उठाया जाता। सास जानबूझकर उसे ढेर सारे कपड़े धोने को देती। ननद अपनी साड़ियां भी भाभी के आगे पटक देती। नाश्ता बनाने, घर की सफाई और दोपहर का खाना तैयार करने के बाद जब मीनाक्षी की कमर टूटने लगती, तब उसे पढ़ने की इजाज़त मिलती। वो बेचारी बिना आराम किए कोचिंग भागती, रास्ते में बस में धक्के खाती, लेकिन उसके हाथ में किताब हमेशा खुली रहती। कोचिंग में वो सबसे पीछे बैठती क्योंकि उसकी आंखें थकान से भारी रहती थी, लेकिन उसका दिमाग एक स्पंज की तरह हर शब्द को सोख रहा था। जब वो कोचिंग से थक हार कर घर लौटती तो उसे पानी का गिलास पूछने वाला भी कोई नहीं होता था। उल्टा सांस ताने तैयार रखती। आ गई कलेक्टर साहिबा, चलो रात का खाना बनाओ, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। कई बार तो ऐसा होता कि जब मीनाक्षी पढ़ने बैठती तो ननद टीवी की आवाज़ तेज कर देती। कभी सास जानबूझकर उसे पुकारती, अरे बहू जरा बाजार से सब्जी ले आ, अरे बहू जरा मेरे पैर दबा दे। मकसद साफ था, उसे पढ़ने नहीं देना, उसे तोड़ना है। मीनाक्षी कई बार रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती। उसका शरीर जवाब दे रहा था। हाथों में छाले पड़ गए थे, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। एक रात जब सुमित ने उसे रोते हुए देखा तो बजाय ढांढस बंधाने के वो झुंझला गया। उसने कहा, तुम यह नाटक बंद क्यों नहीं कर रही थी मीनाक्षी? देख नहीं रही हो घर में रोज कलेश हो रहा है? छोड़ दो ये सब। हम जैसे लोगों की किस्मत में अफसर बनना नहीं लिखा है। मेरी माँ को खुश रखो, उसी में भलाई है। पति के मुंह से यह सुनकर मीनाक्षी अंदर तक मर गई। जिस इंसान ने उससे उसने 7 फेरे लिए, वो आज उसकी उड़ान काटने को तैयार था। लेकिन तभी उसके सिर पर एक बुजुर्ग हाथ का स्पर्श हुआ, जो नरेश जी थे। उन्होंने सुना था कि बेटा क्या कह रहा था। नरेश जी ने मीनाक्षी के आंसू पोंछे और एक ऐसी बात कही जिसने मीनाक्षी की रगों में बिजली दौड़ा दी। उन्होंने कहा, बेटा जब अपने ही साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। तुम सुमित के लिए नहीं, तुम कमला के लिए नहीं, तुम मेरे विश्वास के लिए पढ़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पसंद गलत नहीं थी। नरेश जी का संघर्ष भी कम नहीं था। मीनाक्षी की कोचिंग की फीस भरने के लिए उन्होंने अपनी पुरानी स्कूटर चुपके से बेच दी थी। उन्होंने अपने लिए नई दवाइयां लेना बंद कर दिया था ताकि बहू के लिए किताबें आ सके। वो चुपके से मीनाक्षी के लिए बादाम और दूध लाते और कहते, दिमाग का काम करती हो, ताकत की जरूरत है, कमला को मत बताना। परीक्षा का दिन नजदीक आ रहा था और सास का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले कमला देवी ने एक भयानक चाल चली। मीनाक्षी जब नहाने गई थी तो सास ने उसके कमरे से उसके नोट्स और कुछ किताबें उठाई और उन्हें आंगन में ले गई। कमला देवी चिल्लाई, इस मनहूस पढ़ाई ने मेरे घर की शांति छीन ली है। आज मैं इस जड़ को ही खत्म कर देती हूँ। और उन्होंने माचिस जला दी। मीनाक्षी जब बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी महीनों की मेहनत, उसके हाथ के लिखे नोट्स धू धू कर जल रहे थे। माँ जी नहीं। वो चीखती हुई दौड़ी और जलती हुई किताबों में हाथ डाल दिया। उसके हाथ जल रहे थे लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। उसे दर्द अपने सपनों के जलने का हो रहा था। सास हंस रही थी, ननद मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी नरेश जी वहां आ धमके। उन्होंने पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत कुछ जल चुका था। मीनाक्षी राख को मुट्ठी में भरकर रो रही थी। उस दिन नरेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, कमला आज तुमने किताबें नहीं जलाई, आज तुमने इस घर के भविष्य को आग लगाई है। याद रखना, अगर यह लड़की आज हार गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मीनाक्षी पूरी रात रोती रही, लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसने ठान लिया था कि अब उसे जवाब जुबान से नहीं, अपनी कलम से देना है। उसने जले हुए नोट्स के बचे हुए हिस्सों को बटोरा और दिन रात एक कर दिया। परीक्षा का दिन आया। घर से निकलते वक्त सास ने मुंह फेर लिया। ननद अपने कमरे में थी, पति बेमन से खड़ा था, लेकिन नरेश जी ने मीनाक्षी के सिर पर हाथ रखा और दही चीनी खिलाते हुए बोले, जाओ बेटा,
आज दुनिया को दिखा दो कि एक औरत क्या कर सकती है। परीक्षा देकर जब मीनाक्षी लौटी तो वो बेहद शांत थी। अब शुरू हुआ इंतजार का वो दौर जो परीक्षा से भी ज्यादा मुश्किल था। हर गुजरता दिन सास के तानों को और तीखा कर रहा था। देख लेना, फेल होकर ही आएगी, पैसे बर्बाद कर दिए। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट का दिन। सुबह सुबह डाकिया एक बड़ा सा सरकारी लिफाफा लेकर आया। मीनाक्षी के हाथ कांप रहे थे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, क्योंकि नरेश जी ने सबको बता रखा था। कमला देवी कोने में खड़ी कुटिल मुस्कान के साथ सोच रही थी कि अब तमाशा होगा। मीनाक्षी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसने एक लाइन पढ़ी, फिर दूसरी, और अचानक वो जोर से चीख पड़ी। लेकिन यह चीख खुशी की थी। वो दौड़कर नरेश जी के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, बाबूजी, मेरा चयन हो गया, मैं पास हो गई बाबूजी, मैं अफसर बन गई। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। नरेश जी की बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने मीनाक्षी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मुझे पता था मेरी बेटी कमाल करेगी। कमला देवी का चेहरा फक पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिस बहू को उन्होंने दिन रात कोसा, उसकी किताबें जलाई, आज वो इतनी बड़ी अफसर बन गई थी कि अब बड़े बड़े लोग उसे मैडम कहेंगे। ननद सरिता जो भाभी को कामचोर कहती थी, शर्म से पानी पानी हो गई। सुमित जो अपनी पत्नी का साथ देने से डरता था, आज उसकी आंखों में पछतावा और गर्व दोनों थे। वो आगे बढ़ा, लेकिन मीनाक्षी ने उसे नहीं देखा। वो सिर्फ अपने ससुर, अपने पिता का हाथ थामे खड़ी थी। तभी मोहल्ले के लोग तालियां बजाने लगे और फिर एक अद्भुत दृश्य हुआ। वही कमला देवी जो कल तक किताबों को आग लगा रही थी, आज दुनिया के डर से और बहू के नए रुतबे के आगे झुकते हुए आरती की थाली लेकर आई। वो मीनाक्षी की आरती उतारने लगी। उनकी आंखों में डर था कि कहीं बहू अब बदला न ले। मीनाक्षी ने सास के पैर छुए। उसने कहा, माँ जी, आपने मुझे तपाया नहीं होता तो मैं सोना नहीं बनती। आपका हर ताना मेरे लिए प्रेरणा बना। यह सुनकर कमला देवी रो पड़ी। वो फूट फूट कर रोई और अपने किए की माफी मांगी। उस दिन घर में सिर्फ एक बहू अफसर नहीं बनी थी, बल्कि उस घर की सोच बदल गई थी। नरेश जी ने गर्व से अपने मूंछों पर ताव देते हुए पड़ोसियों से कहा, अरे, यह मेरी बहू नहीं, यह मेरा अभिमान है। और सुन लो दुनिया वालों, अगर घर में लक्ष्मी लानी है तो बहू को बेटी मानकर उसे पढ़ने का मौका दो। मीनाक्षी आज एक बड़े पद पर है। उसके एक हस्ताक्षर से जिले के फैसले होते हैं। लेकिन घर में वो आज भी नरेश जी के लिए वही बेटी है। उसने साबित कर दिया कि औरत अगर ठान ले तो वो राख के ढेर से भी अपनी तकदीर लिख सकती है।